नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत कृषि कानून, किसान और सरकार से। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 58वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बैठक भी आज बेनतीजा रही और अगले बैठक की भी तारीख सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक का रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब के नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है और सरकार द्वारा अगली बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। वहीं किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि शांतिमय तरीके से उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और 26 जनवरी के लिए जो प्रोग्राम तैयार किया गया है उसी के आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने कहा कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हुए बिना ही इसमें सफलता हासिल करने संबंधी अफवाहों और सोशल मीडिया पोस्टर ने उन्हें शुरुआत में बहुत बुरी तरह परेशान किया, लेकिन अब वे पब्लिक सर्विसेज में शोहरत हासिल करना चाहती हैं। मीडिया के साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा, ट्रोलिंग के खिलाफ भी कानून होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और ऐसी फर्जी खबरें चलाने वालों को जवाबदेह बनाना चाहिए। आज मैं इनका शिकार बनी हूं, कल को कोई और इसका शिकार होगा। बता दें कि 23 साल की अंजलि ने पहले प्रयास में ही कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनका नाम सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2019 के मेरिट रोल में भी है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया गया कि उन्हें अपने पिता के पद का लाभ मिला है और बैकडोर चैनल से उनका सिलेक्शन हुआ है। जबकि अंजलि ने कहा कि मुझे इस बात से धक्का लगा है कि परीक्षा देने के बाद भी यह स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि मैंने इसके लिए पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मैं और मजबूत हुई हूं, क्योंकि जिंदगी में मुझे अभी आगे और इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसने इंसान के तौर पर मुझे परिपक्व बनाया है। अंजलि ने कहा कि मैं पूरे समय अपने प्रति बेहद ईमानदार रही। मेरे करीबी दोस्त इस बात को जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। ट्रोलिंग के बीच अंजलि ने एक पोस्ट में लिखा था, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 1 साल की अवधि में 3 चरणों में होती है और आप उसी स्थिति में सिविल सर्वेंट बन सकते हैं जब इन तीनों चरणों में सफलता हासिल करें। यूपीएससी की प्रक्रिया पूरी तरह साफ सुथरी और पारदर्शी है। इसमें कोई बैकहैंड एंट्री नहीं है। कृपया इस संस्था का तो सम्मान कीजिए। अंजलि ने कहा कि उसे तीनों दस्तावेज भी दिखाने पड़े जिसमें उसने प्रक्रिया में सफलता हासिल की है। यूपीएससी से जुड़ी एक और खबर है। यूपीएससी सिविल सेवा के उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त मौका नहीं देगा जो महामारी के कारण अपनी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके थे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह इस संबंध में अपना हल्फनामा दायर करे। अब इस मामले पर सुनवाई 25 जनवरी को होगी। आयकर विभाग ने जयपुर में 2 दिन पहले एक सराफा फर्म व 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स के 31 ठिकानों पर छापे मारकर सर्वे अभियान चलाकर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित कमाई पकड़ी है। तीनों के ही यहां अपने मुख्य व्यापार के अलावा बड़े पैमाने पर नगद कर्ज देकर सूद के जरिए कमाई करने के भी सबूत मिले हैं। सिल्वर आर्ट ग्रुप, चोरडिया ग्रुप और गोकुल कृपा पर हुई आयकर कार्रवाई में कुल 1400 करोड़ रुपए की अघोषित आय उजागर हुई है। आयकर विभाग के अनुसार जौहरी समूह कीमती पत्थरों, आभूषणों, प्राचीन वस्तुओं, हस्तशिल्प, कालीन, वस्त्र आदि के व्यवसाय में लगा हुआ है। इस कार्रवाई में ज्वेलरी व्यवसायी के घर पर आयकर विभाग को एक सुरंग मिली है जिसमें 15 बोरे आर्ट ज्वेलरी व एंटीक सामान और लेन देन व संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। तलाशी अभियान के दौरान एक गुप्त गुफा का पता चला। इस गुफा में पहुंचने पर सोने और चांदी के आभूषण, एंटीक सामान, आर्ट ज्वेलरी के अलावा बेनामी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इस गुप्त कक्ष से 15 बोरे मिले हैं। अमेरिका की नई सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिससे भारत विरोधी चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़नी तय हैं। अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान इस मुगालते में थे कि ट्रंप की विदाई के साथ साथ भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसका लाभ किसी न किसी रूप में उन्हें मिलेगा। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो बाइडेन भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्य समिति CWC की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल और असम सहित 5 राज्यों के चुनावों के कारण मई तक के लिए कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव को टाल दिया गया था। तब तक इसके लिए सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। मिल रही जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी 15 मई से 30 मई के बीच में संगठन चुनाव कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तब तक पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, हमने कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम को भी CWC की मंजूरी लेनी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पर गुस्सा कोई छिपी और नई बात नहीं है। अपनी सभी सार्वजनिक सभाओं, चाहे वह सरकारी हो या पार्टी फॉर्म, नीतीश सोशल मीडिया पोस्ट को अपनी सरकार के खिलाफ गलत, भ्रामक और झूठी सूचनाओं से भरा बताते रहे हैं। वह अपने समर्थकों को सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा नहीं करने का भी अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी सरकार ने ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस मामले में दोषी को जेल भी हो सकती है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने सरकार के सभी प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर सरकारी पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकार के किसी भी विभाग के प्रमुख के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपत्तिजनक, मानहानि करने वाले या गलत और भ्रामक टिप्पणी करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपराध शाखा को सूचित करने का अनुरोध किया है। राज्य में आर्थिक अपराध शाखा ही साइबर अपराध शाखा की नोडल एजेंसी है। हरियाणा में बजट को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सभी विभागों व बोर्ड निगमों से 2020-21 के बजट में अलॉट किए गए पैसों का ब्यौरा मांगा गया है। सभी को बताना होगा कि अलॉट किए गए बजट में से कितना खर्च हो चुका है और कितना पेंडिंग है। केंद्र सरकार से भी पैकेज लाने की कोशिश जारी है। सीएम ने कहा था कि कोरोना की वजह से राज्य को अभी तक 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ है। बता दें कि पहले केंद्रीय बजट आएगा। इस कारण सीएम केंद्र सरकार के आम बजट का भी इंतजार कर रहे हैं। केंद्र के बजट के हिसाब से ही राज्य का बजट तैयार होगा। संभावना है कि हरियाणा का वार्षिक बजट 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। पिछले साल 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार बजट में आय के नए स्रोतों पर भी सरकार फोकस कर सकती है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े हाल ही में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ चंडीगढ़ में एक मंथन कर रहे थे। 3 दिनों तक चंडीगढ़ प्रवास के दौरान कुछ विधायकों व जिला अध्यक्षों ने तावड़े के समक्ष मंत्रिमंडल में बदलाव की पटकथा तैयार करने में भी सहयोग किया है। सूत्रों का कहना है कि किसान आंदोलन के समाप्त होने या फिर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। सभी विधायकों और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। पार्टी प्रभारी द्वारा विधायकों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात को गत दिनों सीएम और डिप्टी सीएम की पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार।